इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। पटना में वार्ड सचिवों ने वेतन की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने भी वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। ये बीजेपी का दफ्तर है जिसके बाहर वार्ड सचिवों ने अपने वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और इस हंगामे के बीच पुलिस पर भी पथराव किया है। इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की तरफ से भी वाटर कैनन किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। ये तस्वीरें इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की आपके सामने, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर, जहां वार्ड सचिव कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन अपने वेतन की मांग को लेकर। हंगामा, तनाव लगातार बढ़ता हुआ, जिसके चलते पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रजनीश, क्या स्थिति इस वक्त भी तनावपूर्ण है या हालात अब सामान्य हो रहे हैं? नहीं, देखिए स्थिति अभी भी बहुत ही तनावपूर्ण है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के बल है, एडिशनल फोर्सेस लगाए गए हैं। वार्ड सचिव हजारों की संख्या में सुबह यहाँ से हंगामा कर रहे थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनुराग। पटना की सड़क जो रन क्षेत्र में पूरी तरह से तब्दील, वज्र वाहन आपको राइट कंट्रोल व्हीकल सामने दिख रहा होगा, इसको किस तरीके से चकनाचूर कर दिया है तमाम वार्ड सचिवों ने और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीर देखिए, पटना का पूरा इलाका और सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है अनुराग, वीरचंद पटेल पथ, और यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से पूरा हंगामा बरपा है। फिलहाल इन्हें तितिर बितिर किया गया है, लेकिन चारों तरफ ये फैल गए थे और नतीजा ये रहा कि पुलिस बल होने के बावजूद भी रोड़ेबाजी जम कर होती रही। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए पूरा पटना में ये वीरचंद पटेल पथ का इलाका और किस तरीके से हंगामा बरपा है उसकी तस्वीर आप देखिए। लाठीचार्ज पुलिस को करनी पड़ी। ये बीजेपी का कार्यालय और अभी भी जो वार्ड सचिव हैं वो उस तरफ खड़े हुए हैं। इस तरफ पुलिस, बीच में हम हैं और उस तरफ वार्ड सचिव हैं। कभी भी उधर से रोड़ेबाजी शुरू हो जा रही है। लेकिन रजनीश, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, वार्ड सचिवों का जो ये हंगामा है, ये सचिवालय के बाहर क्यों नहीं, जेडीयू जो बड़ी पार्टी है उसके दफ्तर के बाहर क्यों नहीं, बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्यों? जी देखिए, दरअसल वार्ड सचिव जो है पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। ये पिछले 14 दिन से पटना के गर्दनीबाग इलाके में धरना दे रहे थे। इन्हें लगा कि मंत्री इनकी सुन नहीं रहे हैं, इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने भाजपा कार्यालय को चुना और सुबह से यहाँ पर ये धरना दे रहे थे। अभी भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में अनुराग ये लोग बीजेपी कार्यालय के आसपास खड़े हैं। इस तरफ पुलिस खड़ी है, इस तरफ ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो खड़े हैं और ये हजारों की संख्या में है। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, कोशिश की गई कि वाटर कैनन के जरिए तितिर बितिर किया जाए, मगर जब ये नहीं माने, इन्होंने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। कई पुलिसकर्मी को, मीडिया कर्मियों को चोट आई और उसके बाद तब फिर यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जी, राज्य सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक निकल कर आया है वार्ड सचिवों के वेतन को लेकर? क्या इनकी आवाज़, क्या इनकी मांग सुनी जाएगी, इसको लेकर कोई रिएक्शन रजनीश अभी, या थोड़ी जल्दबाजी है? अभी तो रिएक्शन आया नहीं है क्योंकि बहुत दिन से मांग कर रहे थे। सरकार ये कह रही थी कि देखिए अभी तक कोई फिक्स इस पर कुछ बना हुआ नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको कैसे मानदेय दिया जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, आप वार्ड में काम करते हैं, तो इस पर कोई मानदेय का ना कोई व्यवस्था बनाई गई है वैसी, ना कोई मानदेय तय किया गया और ना ही परमानेंट करने की बात है। लेकिन इनकी मांग थी कि परमानेंट किया जाए और इसलिए ये पूरे इलाके में ये इस तरीके से प्रदर्शन और हंगामा करते रहे अनुराग। और पिछले 8 घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा था। हम लोग थे यहाँ पर और पुलिस बार बार इन्हें समझा रही थी। और अब देखिए आपको जितने पुलिसकर्मी मिलेंगे वो हेलमेट में दिखेंगे क्योंकि लगातार यहाँ रोड़ेबाजी हो रही है। रजनीश, वार्ड सचिव का बिहार में काम क्या होता है, वो बेसिकली काम क्या करते हैं? क्या सिर्फ वार्ड सचिव पटना में हैं या बिहार के अलग अलग शहरों में हैं? लगभग कितनी संख्या होगी वार्ड सचिवों की? जी देखिए, इनकी संख्या 1,12,000 के आसपास और ये सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के अलग अलग वार्ड में है। दरअसल इनका काम ये होता है, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, जो वार्ड प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। वहाँ पर ये जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, लिखा पढ़ी का जो काम होता है, वहाँ पर उनका अकाउंट्स चेक करना होता है। क्योंकि अमूमन बहुत जगह ऐसे होते हैं कि इलिटरेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके बीच में ये लोग होते हैं और ये लोग एक संयोजक का काम करते हैं। यानी वार्ड में किस तरीके की व्यवस्था रहा है, वहाँ क्या होना चाहिए, कितना फंड आ रहा है, कहाँ ये फंड जा रहा है, इसकी व्यवस्था ये लोग करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ, तो उसका कारण ये रहा कि सरकार ये कह रही है कि अभी यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद है।
मजिस्ट्रेट साहब, अब तितर-बितर हो गई है जी? अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पंचायत सचिव की तरफ से वायलेंस किया गया, ढेला चलाया गया। हमारे 50 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, इनके द्वारा ढेला पत्थर चलाया गया। तब हम लोगों ने इन पर वाटर कैनन का यूज़ किया है। समझाने की भी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की। चल देखिए, तो जो मजिस्ट्रेट है वो कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी जख्मी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया और नतीजन हमें लाठीचार्ज करने की ज़रूरत पड़ी। अनुराग, और देखिए पूरा जो इलाका है धीरे धीरे यहाँ पर फोर्सेस बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चारों तरफ जो है वार्ड सचिव मौजूद हैं और ऐसे में इन्हें कितनी जल्दी कितना दूर भेजा जाए इसकी कोशिश हो रही है। और इसको लेकर ये देखिए पूरे एरिया में लगातार इन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है। आपको तस्वीर भी दिखाते चलते हैं किस तरीके से ये कोशिश हो रही है कि इन्हें पीछे रखा जाए, इन्हें वापस करने जा रहा है। जो यहाँ पर देखिए जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप हटिए यहाँ से, इलाका खाली कीजिए, और ये लोग मानने को तैयार नहीं है और इनको लगातार पीछे भेजने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस इलाके में पहले ही बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ और हंगामा हो चुका है। जी रजनीश, क्या इनकी कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई लीडर हैं जिनसे अगर राज्य सरकार भी बात करे तो बात करे किससे? जी देखिए, इन लोगों ने अपना एक संगठन बना कर रखा है और पिछले कुछ दिनों से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे पटना में, लेकिन इनका कहना था कि इनकी नहीं सुनी जा रही थी। राज्य सरकार ने इनको बार बार समझाने की कोशिश की कि हम नई वैकेंसीज ला रहे हैं और नई वैकेंसीज के आधार पर नए लोगों को रखा जाएगा और उसके लिए एक पैमाना तय किया जाएगा। इनका कहना था कि हम पुराने हैं, नए लोगों को क्यों रखा जाएगा, पहले हमारा 4 साल का सेटलमेंट किया जाए, पहले ये तय किया जाए कि हमारा मानदेय क्या होगा, और इसको लेकर ये लोग लगातार डटे हुए थे। आपको हम तस्वीर भी साथ में लोग दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में तोड़फोड़ के बाद अभी भी जो पंचायत सचिव, जो वार्ड सचिव है, वो तमाम लोग यहाँ पर कुछ दूरी पर मौजूद ही हैं। तो आमने सामने पुलिस के साथ इनकी बिल्कुल कहे तो फेस टू फेस ये वार्ड लाइक सिचुएशन पटना में इस सड़क पर देखने को मिला, और ये लगभग लगातार पिछले आधा पौन घंटे से ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। जी अब जो तमाम ये वार्ड सचिव हैं, इनसे आपकी बात हुई होगी रजनीश, ये आगे की अपनी रणनीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो सरकार पूरी करे। हम लोग शांतिपूर्ण सुबह से बैठे हुए थे सर, हम लोग 12 दिन से पटना में रह रहे हैं, गर्दनी बाग में सर। आज हमारी 13वां दिन थी सर, और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हमारे गुट के, उनके माध्यम से सूचित किया था कि आज हमको पटना में बीजेपी कार्यालय हम लोग बैठना है, कोई उग्र नहीं करना है, हम लोगों को शांतिपूर्ण बैठना है। सम्राट चौधरी जी बोले कि शाम में 5 बजे आएंगे ऑफिस पे, आप लोगों के लिए अच्छा कुछ। मंत्री ने कहा था कि शाम में 5 बजे आएंगे तो आप लोग से बात करेंगे। हाँ। तो आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा था हटने के लिए? नहीं सर, हमको पुलिस वाले, हम लोग उनसे हाथ जोड़े कि रास्ता नहीं रोकेंगे सर, कोई हम प्रशासन को क्षति नहीं पहुँचाएंगे, सरकार की किसी तरह क्षति नहीं पहुँचाएंगे। उनसे हम यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी की, हाथ जोड़े सर कि सर वाटर स्कैम नहीं कीजिएगा सर। जी अनुराग, बिल्कुल, तो ये वार्ड सचिवों की अपना पक्ष है, लेकिन अब राज्य सरकार किस तरीके की रणनीति के साथ आगे आती है वार्ड सचिवों के भविष्य को लेकर ये देखना होगा। तस्वीरें बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़ने के लिए, और इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़े सवाल खड़ी करते ये तस्वीरें साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की खतरे की, वो खतरा जो दुनिया भर की तरह देश में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में सतर्कता और सख्ती बढ़ाई गई है, हर वो उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जाए। नया साल सिर पर है, ऐसे में पार्टी में जुटी भीड़ से कोरोना और फैल सकता है। इस डर के बीच गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए सभी राज्यों को अपने स्तर पर इससे निपटने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि राज्य अपने स्तर से प्रतिबंध का फैसला ले सकते हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों की जिम्मेदारी है, लिहाजा राज्यों को फैसला लेना है अपने स्तर पर कि वो अपने अपने राज्य में, राज्य के उन पॉकेट्स में जहां कोरोना या ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर किस तरीके की सख्ती बरतना चाहते हैं। क्या वो नाइट कर्फ्यू लगाना चाहते हैं या इससे बढ़कर भी कोई और सख्त फैसला लेना चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी अब गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को ही दे दी गई है। ये लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल में ये आदेश है गृह मंत्रालय का। देश भर के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में दिल्ली टॉप पर है। यहां पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 0.55% हो गया है। लिहाजा आज से नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में डीएमए ने व्यापक प्लान तैयार किया है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए 4 लेवल पर दिल्ली को बांटा गया है। खास बात यह है कि खतरे को इसके लिए अलग अलग कलर कोड भी दिए गए हैं। लेवल 1 के लिए येलो, लेवल 2 के लिए अंबर, लेवल 3 के लिए ऑरेंज और लेवल 4 के लिए रेड कलर का
कोड रखा गया है ताकि आसानी से चीजों को समझा जा सके। कलर कोड की तरह ये पॉजिटिविटी रेट भी कोरोना खतरे का आधार रखा गया है। अगर पॉजिटिविटी रेट 0.5% है, जिससे अब ज्यादा हो चुकी है, तो लेवल 1 का खतरा है। वहीं अगर 1% पॉजिटिविटी रेट हुआ तो इसे लेवल 2 की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर पॉजिटिविटी रेट 2% का है तो इसे लेवल 3 में रखा गया है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5% या उससे ज्यादा होता है तो इसे लेवल 4 का माना जाएगा, यानी ये सबसे ज्यादा खतरनाक जोन होगा। पॉजिटिविटी रेट की तरह ही 7 दिन में मिलने वाले केस के आधार पर भी इन लेवल्स को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अगर संक्रमितों की संख्या 1500 से कम है तो ये लेवल 1 का खतरा है। अगर संक्रमितों की संख्या 3500 से ज्यादा है तो ये लेवल 2 का संक्रमण है। अगर संक्रमितों की संख्या 7 दिन के भीतर 9000 है तो ये लेवल 3 का संक्रमण है। और अगर 7 दिन के भीतर केस 16000 से ज्यादा आते हैं तो ये लेवल 4 का संक्रमण है, यानी खतरा बड़ा है और तेज संक्रमण की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई की तैयारी तेज है। चारों तरफ हर तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। चारों लेवल के लिए नाइट कर्फ्यू का अलग अलग वक्त भी रखा गया है। लेवल 1 से लेवल 3 तक के लिए जो नाइट कर्फ्यू का वक्त है वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा गया है, जबकि लेवल 4 में पूरी तरीके से कर्फ्यू रखा गया है, यानी अगर खतरा सबसे ज्यादा हुआ तो कर्फ्यू में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दिल्ली में खतरे को देखते हुए प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 में प्राइवेट ऑफिस को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। लेकिन अगर केस बढ़ जाएं और खतरा लेवल 3 या लेवल 4 का हो जाए तो केवल जरूरी काम में लगे प्राइवेट ऑफिसेज को ही खोला जाएगा। हम आपको दिल्ली के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जो तमाम एहतियात उठाई जा रही है, उनकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। बताएंगे आपको कि डीडीएमए ने किस तरीके का प्लान बनाया है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं और बताते हैं कि देश भर में अब तक किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। एक है देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा शहर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। देश के 2 सबसे बड़े शहर ओमिक्रॉन के वार से कराह रहे हैं। यहाँ नया वेरिएंट तेजी से न सिर्फ पैर पसार रहा है बल्कि महामारी के बढ़ते खतरे का अलर्ट भी दे रहा है। दिल्ली में इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ 142 मामले सामने आए हैं तो वहीं महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में दिल्ली में 6 महीने के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही पॉजिटिविटी रेट में उछाल खतरे का अलर्ट दे रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये नियम रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। लेकिन जिस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जर्मनी में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर जानकार आने वाले कुछ दिनों में भारत में भी तीसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। सिर्फ कुछ दिनों में हिंदुस्तान के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैल चुके ओमिक्रॉन के करीब 600 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कई सूबे में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट के 57 मरीज मिल चुके हैं, जबकि गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 49 मामले सामने आए हैं। तो तेलंगाना में इसके 44 केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 38 और हरियाणा में 10 मामले सामने आए हैं। गनीमत ये है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेशों में यह आंकड़ा 2.5 तक नहीं पहुंचा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है तो एहतियातन कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी के कुछ इलाकों और कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दूसरे राज्यों में भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो बार बार हाथ धोना और मास्क लगाना न भूलें। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, तमाम तरीके की जो एडवाइजरी हैं वो जारी की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर इस स्तर पर आंकड़े सामने आते हैं तो ये कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस बीच कोई राहत की खबर भी है क्या?
देखिए, राहत की खबर इसके अलावा अनुराग कुछ नहीं है कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें, ट्रांसमिसिबिलिटी यानी बहुत तेजी से फैलता है, ट्रांसफर होता है, लेकिन मोर्टेलिटी और सीवियरिटी डेल्टा की तुलना में कम है, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तकरीबन 580 को पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है। 500 के आसपास ऐसे मरीज हैं जो पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक है। राहत की खबर सिर्फ यही है कि ये फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन खतरनाक डेल्टा की तुलना में नहीं है। बाकी कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि R0 वैल्यू की बात करें तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में नजर आ रहा था 3 से 5 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, कुछ वैसा ही स्टैंड राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में देश से सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले हैं 142, जबकि महाराष्ट्र की बात करें 141 है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि कोविड प्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, मास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अगर वैक्सीन की बात करें तो आपको मोर्टेलिटी सीवियरिटी से बचा सकती है, लेकिन उस वैक्सीन के बावजूद आपको संक्रमण हो सकता है ओमिक्रॉन के जरिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, इस वक्त की जो अपडेट है वो साझा करने के लिए। तो दिल्ली में जैसे जैसे खतरा बढ़ेगा उसी के मुताबिक दुकानें भी खुलेंगी और बंद रहेंगी। लेवल 1 में गैर जरूरी दुकान ऑडिविन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खोली जाएंगी। लेवल 2 में गैर जरूरी दुकान ऑडिविन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगे। लेवल 3 में केवल स्टैंड अलोन गैर जरूरी दुकान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। और लेवल 4 में भी स्टैंड अलोन गैर जरूरी दुकान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी। इन 4 लेवल के मुताबिक ही साप्ताहिक बाजार भी खोले जाएंगे। लेवल 1 और 2 में 50% वेंडर के साथ एक जोन में केवल एक बाजार खुलेगा, जबकि लेवल 3 और 4 का स्तर आने पर साप्ताहिक बाजारों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि देश भर के किन किन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही गुजरात के 8 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की जा चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।